नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में सबसे पहले देखिए 10 बड़ी खबरें। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की टीम जांच कर रही है और वहीं अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस भी करेगी। मुंबई पुलिस की इस जांच की टीम में 4 अधिकारी मौजूद रहेंगे जो वानखेड़े के खिलाफ की गई 4 अलग-अलग शिकायतों की जांच करेंगे। ये जांच टीम मुंबई पुलिस के एसीपी मिलिंद खेताले की अगुवाई में काम करेगी। इसके पहले बुधवार को एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से 4 घंटे पूछताछ की। बैंड्रा वेस्ट में सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में हुई पूछताछ के बाद जब मीडिया ने निकाह नामे के बारे में पूछा तो समीर वानखेड़े ने उसे फर्जी बताया और चले गए। वहीं पूछताछ के बाद एनसीबी टीम की अगुवाई कर रहे डीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि केपी गोसावी और प्रभाकर सेल स्पेशल इंक्वायरी टीम के सामने आकर अपनी बात रखें। इसके साथ ही ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो उनसे और दस्तावेजों के साथ सबूत मांगे जाएंगे। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेच एक बार फिर फंस गया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है। हाई कोर्ट के जज नितिन सांबरे ने सुनवाई गुरुवार 2:30 बजे तक के लिए टाल दी है। गुरुवार को 2:30 बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। बुधवार को घंटों चली सुनवाई में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। आर्यन खान ड्रग्स मामले में उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष मंगलवार को ही रख चुके थे। लगातार आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद अब आर्यन के पिता शाहरुख खान हाईकोर्ट से आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है। इसलिए बुधवार का दिन आर्यन खान की जमानत को लेकर बेहद अहम था। ऐसे में रिपोर्ट्स थी कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान सुनवाई में पहुंच सकते हैं। हालांकि शाहरुख कोर्ट नहीं पहुंचे और आर्यन की जमानत की सुनवाई भी अधूरी रह गई। कहा जा रहा है कि आर्यन की जमानत को लेकर आज हाईकोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अमरिंदर सिंह ने इसके साथ ही जानकारी दी कि वो गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। खबर है कि किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह के इस मुलाकात में एक कृषि विशेषज्ञों के एक गैर राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर वो गुरुवार को फिर से दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि किसानों के आंदोलन के समाधान के लिए कोई पूर्व निर्धारित फॉर्मूला नहीं हो सकता। अमरिंदर का कहना है कि इस बातचीत के दौरान ही कुछ समाधान निकल सकता है, क्योंकि केंद्र और किसान दोनों ही इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। किसान आंदोलन के समाधान के लिए कैप्टन अमरिंदर अभी तक किसी किसान नेता से नहीं मिले हैं, जबकि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी ये दूसरी मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। पीएमओ ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विकास, व्यवसायों और अन्य मुद्दों पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा। साथ ही समिट में महामारी के बाद आर्थिक सुधार समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की जाएगी। पीएमओ ने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किए जाते हैं और भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जोड़ने का मौका देते हैं। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। चीन के नए भूमि सीमा नियम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक तरफा फैसला करार दिया। मंत्रालय ने कहा कि एक ऐसा नियम है जो सीमा पर चल रही दोनों देशों की बातचीत पर असर डाल सकता है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ किया गया कि इस तरह के एक तरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो दोनों पक्ष पहले ही सहमत हो चुके हैं, फिर चाहे वह सीमा से संबंधित मामला हो या भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए हो। चीन ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इस कानून को द लैंड बॉर्डर्स लॉ कहा गया है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। यानी इस तारीख के बाद से चीन अपने तय कानून के तहत ही सीमा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा और कार्रवाई करेगा।
यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले अब सभी पार्टियां यहां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान अमित शाह सूबे की चुनावी नब्ज टटोलेंगे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दी तो अमित शाह अवध में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करेंगे। अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो दिन में डेरा जमाकर पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिलकर पूरे प्रदेश का फीडबैक भी लेंगे। आने वाले 30 दिनों में अमित शाह यूपी के 3 दौरे प्रस्तावित करेंगे। 29 अक्टूबर को अपने दौरे के बाद अमित शाह वाराणसी में 13 और 14 नवंबर को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह 22 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गोवा में होने वाले चुनावों के लिए टीएमसी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गोवा के दौरे पर जाएंगी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। इससे पहले ममता का ये दौरा होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी गोवा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी और चुनावी रणनीति तैयार करेंगी। तृणमूल कांग्रेस इस साल की शुरुआत में बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी शासित गोवा और त्रिपुरा में पैठ बनाने में लगी है। जानकारी के मुताबिक गोवा में ममता बनर्जी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती हैं और इस सिलसिले में वो यहाँ के छोटे दलों के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकती हैं। ममता के इस दौरे से पहले हाल में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लुइजिन्हो फलेरो ने अपने समर्थक नेताओं के साथ कोलकाता में आकर टीएमसी का दामन थाम लिया था। गोवा की और भी कई नेता हाल में टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब के पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी नाव मिली है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। साथ पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में जुट गईं। फिलहाल पठानकोट पुलिस ने नाव की तलाशी लेकर उसे कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार नाव पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नाव मिलने के बाद पठानकोट पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब सीमा सुरक्षा बल ने सूचना दी थी कि तरनाह नाले के जरिए एक पाकिस्तानी नाव भारतीय सीमा में पहुंची है, जो बहाव में बहकर 45 मीटर तक अंदर आ गई। नाव पठानकोट के बमियाल सेक्टर की सिंबल स्कूल पोस्ट के पास पहुंची थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक नाव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। कोरोना के मामले में बाकी राज्यों की तुलना में केरल की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में लगातार दूसरे दिन 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9445 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान संक्रमण से 93 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 79,100 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। केरल में 6,723 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि केरल ने अभी भी अपनी टेस्टिंग कम नहीं की। वहीं बेंगलुरु में कोरोना वायरस के डेल्टा AY 4.2 वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या 7 हो गई। ये वेरिएंट दूसरे कुछ देशों में तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट के 3 मामले बेंगलुरु से हैं, जबकि 4 राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामने आए हैं। इस वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद सरकार विदेश से राज्य में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य करने जा रही है। जांच रिपोर्ट को एयर सुविधा नामक ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा क्वारंटीन रहने जैसी कोई पाबंदी नहीं होगी। राजस्थान के दौसा जिले में स्कूली छात्रा के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। 16 वर्षीय एक स्कूली छात्रा 25 अक्टूबर को अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, जिसके बाद वो स्कूल नहीं पहुंची। इसका पता स्कूल की टीचर को तब चला जब छात्रा के पिता ने उसके पास अपनी बच्ची के बारे में जानने के लिए फोन किया। बच्चे के गायब होने के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी तलाशी शुरू की। कई घंटों की तलाश के बाद छात्रा घर वालों की मिली, जिसके बाद उसने अपने घर वालों को आपबीती सुनाई। क्षेत्र विशेष में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक बालिका द्वारा नामजद व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है और जब भी अनुसंधान के जब भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जल्दी मुकदमे का खुलासा करेंगे।
इस पूरी घटना के बाद पीड़िता के पिता मंडावरी थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। पूरे मामले की जांच लालसोट डीएसपी शंकर लाल मीणा कर रहे हैं। वहीं पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम 25 अक्टूबर को बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दोनों आरोपी दूर हैं। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपके काम की हैं। रेल यात्रियों को भगवान बुद्ध की नगरी के दर्शन कराने के लिए IRCTC एक नया टूर पैकेज लेकर आया है। ये टूर पैकेज 8 दिन और 7 रात का है। ये पैकेज 7,560 रुपए प्रति यात्री से शुरू होगा। स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ बुद्धा का सफर कराने वाली ट्रेन भगवान बुद्ध की सभी महत्वपूर्ण नगरी जैसे कि बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर के दर्शन कराएगी। जिन स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी यानी कि जहां से यात्री बोर्डिंग या डीबोर्डिंग कर सकते हैं, बडनेरा, धामनगांव, वर्धा, नागपुर, बैतूल और इटारसी के नाम हैं। इन ट्रेन को भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के नाम से पुकारा जाएगा। इस टूर में यात्रियों को ट्रेन, बस, खाना, गाइड या एस्कॉर्ट और इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलेंगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के अकोला से चलेगी, जिसमें स्लीपर और 3 टियर AC डिब्बे लगे होंगे। 23 जनवरी 2022 से ये ट्रेन शुरू होकर 30 जनवरी तक अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। आपके घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, कूलर या AC कितने यूनिट बिजली खपत करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये खबर आपके काम की है। अक्सर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल देखकर परेशानी होती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस महीने इतना बिजली का बिल क्यों आया। तो इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एक दिन में आपके घर में लगे सभी उपकरण से बिजली का खर्च 15,000 वॉट होता है। इसमें 1,000 का भाग दें तो रिजल्ट 15 आएगा, यानी कि एक दिन में आपके घर में 15 यूनिट बिजली खर्च होती है। पूरे महीने के हिसाब से ये 450 यूनिट हुआ। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी, इसी आधार पर बिजली बिल का रेट तय होता है। 450 यूनिट के हिसाब से ग्रामीण इलाके का बिजली का बिल 2,000 रुपए के आसपास और शहरी क्षेत्र के लिए लगभग 2,500 रुपए होगा। इसमें फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ते हुए बिल तैयार होता है। हाल के समय में साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। फ्रॉड करने वाले खुद को कंपनी का कार्यकारी बताते हैं और KYC फॉर्म को अपडेट करने के बहाने ग्राहक को फोन करते हैं। इसके बाद ग्राहक से बैंक डिटेल मांगते हैं और फ्रॉड हो जाता है। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए फोन, SMS या ईमेल पर कभी भी कोई वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपकी ग्राहक ID, आपका MPIN, आपका OTP शेयर न करें। किसी अविश्वसनीय स्रोत से भेजे गए किसी भी SMS में दिए गए निर्देशों का पालन न करें। ऐसे SMS तुरंत डिलीट करें। संदिग्ध वेबसाइट और ऐप न खोलें और न ही ऐसी साइटों पर अविश्वसनीय ऑफर के लिए जाएं। UPI ऐप होने का दावा करने वाले अनजान ऐप के साथ अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा न करें। इन बातों का ख्याल रखकर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को बचा सकते हैं। किसानों को आसानी से और बिना किसी परेशानी के लोन मिल सके, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज मित्र नियुक्त करने का फैसला किया है। ये निर्णय तब लिया गया जब राज्य में कृषि लोन वितरण में एक ठहराव देखने को मिल रहा है। अधिक से अधिक किसानों को लोन मिल सके, इसी मकसद से कर्ज मित्र की नियुक्ति की जा रही है। ये कागजी कार्रवाई को पूरी करने में किसानों की मदद करेंगे। कर्ज मित्र नियुक्त करने की शुरुआत पुणे से हुई है। यहाँ पर जिला परिषद ने छोटे और लंबी अवधि के लिए किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्थापना की है। यहाँ पर लोन लेने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई को पूरा किया जाता है। इससे किसानों को कम समय में लोन हासिल करने में आसानी होती है। लोन लेने में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। काफी संख्या में किसानों ने बैंकों के खिलाफ शिकायत भी की थी। साथ ही लोन वितरण में भारी कमी आने के बाद सरकार ने समाधान की तलाश की और निर्णय हुआ कि कर्ज मित्र को नियुक्त किया जाए। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी तनख्वाह से PF खाते यानी सरकारी सेविंग स्कीम प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है, तो संभव है कि आपको ये पता होगा कि आपके अपने PF अकाउंट में ई-नॉमिनेशन कर लेना है। आपको अपने PF अकाउंट में जमा हो रहे फंड का एक नॉमिनी चुनना होता है, जिसके तहत आपके न होने की स्थिति में ये पैसा उसे मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनी किसी को नहीं चुना है, तो अब घर बैठे ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी तय कर सकते हैं। PF खाते में नॉमिनी का नाम भरने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर अब तक आपने अपने नॉमिनी का नाम नहीं भरा है, तो उसके लिए EPFO ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले की खबर आई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर हुआ है और एक पिस्टल, एक मैगजीन और एक ग्रेनेड बरामद कर लिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, वहीं आतंकी भी बाज नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया है। एक पिस्टल, एक मैगजीन और एक ग्रेनेड बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान में बना हुआ ग्रेनेड जब्त किया गया है। उस ग्रेनेड से ये जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान में बना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बारामूला में आतंकी हमला हुआ, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को ढेर कर दिया। एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक ग्रेनेड बरामद हुआ है और ग्रेनेड मेड इन पाकिस्तान था। साथ ही बारामूला के चेरदारी इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ईशान वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, ये आतंकी हमला था या फिर एनकाउंटर किया जवानों ने? देखिए, ये एनकाउंटर तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट्स ने जो है एक एरिया डोमिनेटिंग पार्टी जो आर्मी और पुलिस की तैनात रहती है हाईवेज पे और हर जगह पे जहां पर खतरा होता है कि कहीं मिलिटेंट्स गुजरे ना, तो उन पे फायरिंग करी है। जिसमें पुलिस ये कह रही है कि जो पार्टी वहां पर थी पुलिस और जो आर्मी की, उन्होंने रिटेलिएट किया उस गोलीबारी में और उसमें जो है एक मिलिटेंट मारा गया। ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा मिलिटेंट थे जिन्होंने फायरिंग गोलीबारी की, क्योंकि एक मिलिटेंट यूजुअली फायरिंग ऐसे अटैक करने नहीं आता। तो उसके बाद रिटेलिएट करते हुए पुलिस ने और आर्मी ने एक मिलिटेंट को मारा है। पुलिस ये कह रही है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, लेकिन एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक ग्रेनेड जो है उसकी तरफ से रिकवर किया गया है। ये चिरदारी एरिया है बारामूला का। हालांकि हमने ये देखा कि बारामूला में ऐसी घटनाएं जो है कम ही घटी हैं अभी ये रिसेंट पास्ट में, लेकिन ये लग रहा है कि ये एरिया डोमिनेटिंग पार्टी जो आर्मी और पुलिस ने डिप्लॉय की थी, उन्होंने गोलीबारी को वापस जवाब दिया और जिसमें जो है पुलिस कह रही है कि फिलहाल एक मिलिटेंट को जो मारा गया है। सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार चल रहा है। शुक्रिया ईशान, जुड़ने के लिए आपका। वहीं पुंछ में सेना के ऑपरेशन का 18वां दिन जारी है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भाटा धुरिया के जंगल जो हैं वहां से हिरासत में लिया गया है। आतंकियों को खाना, शेल्टर मुहैया कराने का आरोप इन 3 लोगों पर लगा है। इससे पहले भी करीबन 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये वो लोग हैं जो यहां छुपे आतंकियों को जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब पता चलता है कि आतंकी क्यों अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आते हैं या फिर क्यों एक्टिवनेस उनकी बढ़ रही है, क्योंकि यहीं के कुछ लोग उनको हर चीज मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही वजह है कि 3 महीने से ये भट्टा धुरिया फॉरेस्ट बेल्ट में आतंकवादी वहां पे शेल्टर लिए हुए हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे स्थानीय निवासी हैं जो उनकी मदद करते आए। आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 लोग डिटेन किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनमें से 2 भाई हैं, एक का नाम मोहम्मद आरिफ है, दूसरा मोहम्मद तारिक और साथ में वाहिद इकबाल। इनको पकड़ा गया। बताया जाता है कि ये खाना प्रोवाइड करते थे, ये शेल्टर प्रोवाइड करते रहे हैं। इनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में 15 के करीब डिटेन किए गए हैं, 3 अरेस्ट किए गए हैं और 3 लोगों को काठमांडू से भी अरेस्ट किया गया है। जो लोग सऊदी अरबिया भागने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी वहां उनको ठिकाना प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है और पिछले 18 दिन से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और यही वजह है कि अभी तक ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इनकी मदद करते रहे हैं। खाना और प्रदीप, ये जो मदद मिल रही है इन आतंकियों को, अगर इस पर पूरी तरह से रोक लगा ली जाए तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, वो भी पूरी सक्सेसफुल तरीके से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुसीबत अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्राइम ब्रांच ने सेशंस कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करते हुए कहा कि परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में वो अनट्रेसेबल हैं और समन पर पूछताछ के लिए हाजिर भी नहीं हो रहे हैं। कोर्ट इस एप्लीकेशन पर 29 अक्टूबर को अब सुनवाई करेगा। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं कोई नहीं जानता है और उनको ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन न जाने कहां आकाश या पाताल में वो छुप गए हैं। और अब ये मांग की गई है सेशंस कोर्ट से कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सके। लेकिन अब इस मामले की 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसमें सेशन कोर्ट ये तय करेगा कि गैर जमानती वारंट जारी किया जाना है या नहीं किया जाना है। लेकिन एक बात तय है कि परमबीर सिंह की मुश्किलें यहां बढ़ रही हैं।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व कमिश्नर मुंबई पुलिस के परमबीर सिंह गैर जमानती वारंट क्या उनके खिलाफ जारी होगा, ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सेशन कोर्ट में एक अपील की गई है और एप्लीकेशन दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। 29 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शार्प शूटर ढेर कर दिए गए हैं। लखनऊ के बाहरी इलाके में मारे गए हैं 2 शूटर बीती रात। अलीशर और कामरान, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं शार्प शूटर के, जिनको पुलिस ने ढेर कर दिया है। और ये जगह जो है वो लखनऊ के बाहरी इलाके में है, यानी शहरी इलाके से थोड़ा दूर। वहां इन दोनों शार्प शूटर को ढेर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये अलीशर और कामरान मुख्तार अंसारी गैंग के थे, शार्प शूटर थे, कई वारदातों में शामिल थे। इनकी तलाश थी पुलिस को और एनकाउंटर में इनको ढेर कर दिया गया। देर रात यह एनकाउंटर हुआ जिसमें मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शार्प शूटर, जिनका नाम अलीशर और कामरान, ढेर कर दिए गए। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की परेशानी बढ़ गई है। एनसीबी की विजिलेंस टीम के बाद अब मुंबई पुलिस भी वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इसके लिए 4 अफसरों की टीम बनाई गई है और ये टीम आर्यन केस में गवाह प्रभाकर सेल के आरोपों की भी जांच करेगी। प्रभाकर ने वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया है और कल एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से पूछताछ की। अब ये मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी और ये उन आरोपों पर पूछताछ करेगी जो उनके ऊपर लग रहे हैं। एनसीबी के ही गवाह प्रभाकर सेल ने जो लेन देन के आरोप लगाए, एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए, उस पर सवाल जवाब की जाएगी। आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत अहम है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत पर आज एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। मुनमुन दमीचा के वकील आज अपनी जिरह पूरी करेंगे। बचाव पक्ष के बाद एनसीबी की भी दलील होगी। परसों से ये सुनवाई शुरू हुई है, जहां पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखा और जमानत की मांग की और आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।